उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती ज़िला जो नेपाल की तराई से नेपाल की सीमा से लगता है, महाराजगंज ज़िला है। और यहाँ का ये अंबेडकर पार्क है और बड़ा सुसज्जित पार्क है। पार्क छोटा है लेकिन बहुत ही रखरखाव इसका बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इस पार्क में हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। इस समय चुनाव का मौसम है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लागू होने वाली है, चुनाव की घोषणा होने वाली है। शुरुआत करते हैं मुद्दों से ही। किससे शुरुआत करें हम, जो भी मेरे सामने है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीम खान। मोहम्मद शमीम खान साहब, चुनाव में आपको क्या लग रहा है, आपके महाराजगंज में यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं वो मुद्दे रहेंगे या फिर जो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में दूसरे जगहों पे हैं वो मुद्दे रहेंगे? महाराजगंज के लोकल मुद्दे भी इशू रहेंगे और पूरे प्रदेश में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, त्राही त्राही जनता है, तो इन सारी मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और चूँकि 5 सालों में इन लोगों ने पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी विकास का काम नहीं किया है। महंगाई बढ़ी है, कमरतोड़ महंगाई बढ़ी है। कमरतोड़ बैलकोल्हू का दाम देख लीजिए आप, किसी भी चीज़ का, खाद में देख लीजिए। आज किसानों की हालत ये है कि जिस तरह से नोटबंदी में बैंकों में लाइन लगा था। अच्छा, तो जो महंगाई बढ़ी है तो सपा की सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी क्या? महंगाई इस समय जो बेरोजगारी है, आदमी के पास कोई काम नहीं है तो इसलिए महंगाई बढ़ी है। तो फिर वही बात है कि जब बेरोजगारी, तो वही कह रहा हूँ कि बेरोजगारी क्या कम कर देंगे, वो महंगाई कम कर देंगे? हाँ, महंगाई बिल्कुल महंगाई कम करेंगे। कैसे कर देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। इन्होंने कोई रोजगार वाला काम ही नहीं किया, रोजगार पे काम करेंगे माननीय जी। बेरोजगारी खत्म होगी तो महंगाई भी कम। आते हैं फिर उस मुद्दे पर। और आपको पता है कि आपकी पार्टी की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उस पर आरोप लगे कि उन्होंने भाई भतीजावाद किया, अपने लोगों को नौकरियां दी, रोजगार के जो अवसर निकले भी वो कुछ लोगों में बांटे। इसी को लेकर के प्रचार भी हो रहा है। अभी सर हम आपको बता दें, अभी डीएम और एसपी का जो तबादला हुआ है उसी में आप देख लीजिए कि जातिवाद क्या है। डीएम और एसपी का जो तबादला हुआ है उसमें ठाकुर बिरादरी की तो बात तो वही है कि उन्होंने किया, आपने किया, उन्होंने भी किया। ठीक है, अच्छा दूसरे आते हैं, फिर से उस मुद्दे पर आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण पटेल है जी। और इसी महाराजगंज का रहने वाला हूँ। आप भी पार्टी से जुड़े हुए? मैं बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। बहुजन समाज पार्टी? जी जी। आपकी पार्टी कहीं चुनाव में अचानक से एक बार दिखी, फिर से गायब हो गई? नहीं, हमारी पार्टी रोज अब दिख रही है। हाँ। आप ये गलत कहाँ दिख रही है? आपकी पार्टी के नेता सारे छोड़ के जा रहे हैं। हमारी पार्टी में नेता आते हैं और जाते हैं, हमारी पार्टी के लोग इंटैक्ट रहते हैं जी। अभी आपने 28 तारीख का कार्यक्रम आपने देखा होगा, गोरखपुर मंडल में माननीय सतीश मिश्रा जी आए हुए थे जी। और वहाँ 50,000 की भीड़ थी। उसको मुख्य धारा की मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, तो उसमें हमारी पार्टी की गलती क्या है? नहीं, दिखाना नहीं चाहती, जब दिखाई पड़ेगी तब तो दिखाई क्यों? नहीं, दिखाई तो पड़ रही है लेकिन दिखाना नहीं चाहती है। नहीं, जब आप बता रहे हैं गोरखपुर की बात, तो वो सबने देखा था। जब गोरखपुर में अभी 28 तारीख को माननीय सतीश मिश्रा जी आए हुए थे, जिसमें 50,000 की भीड़ थी, लेकिन मुख्य धारा देखा, हमने भी देखा। तो मुख्य धारा की मीडिया ने नहीं दिखाया, इस नाते धरातल पर दिखाई दे रहा है कि हम दिखाइए नहीं दे रहे हैं जी। हमको 5 बड़े नेताओं के नाम बताइए समय जो बहुजन समाज पार्टी में हो। हमारे एक ही बड़ी नेता हैं, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती। बात तो वही है ना कि एक ही नेता है, बाकी जो थे भी वो चले गए, आप उसको मान नहीं रहे हैं। नहीं, हम क्यों मान रहे हैं? अच्छा, हमारी एक ही नेता है, वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो आपको लग रहा है कि वो वही पूरे प्रदेश में कैंपेन करेंगी और उसी से आप चुनाव जीत लेंगे, बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? बहन कुमारी मायावती जी के पास इतने भाई हैं, हमारे जैसे भाई हैं जी, जो चुनाव जीतेंगे। महाराजगंज विधानसभा की 5 सीटें हम जीतेंगे। तो पिछली बार तो नहीं जीते, बहन जी ने तो तब भी प्रचार किया। अरे पिछली बार की बात छोड़िए, इस समय ठीक है, अच्छी बात है, आप इतना उम्मीद लिए हुए हैं। मुझको ये बताइए कि आप सारे लगभग, मुझे लग रहा है कि सब युवा हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीज़ें क्या लग रहा है कि ये चर्चा में है, इन पर बात हो रही है या फिर इन पर कोई खास बात नहीं हो रही है? सबसे पहले तो आपको मैं, यह 2021 साल का आज अंतिम दिन है जी। और कल नए वर्ष की शुरुआत है। इस शुभकामना के साथ कि आने वाला समय, आने वाला वर्ष इस देश और राष्ट्र के उन्नति में सहभागी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबको। जहाँ तक शिक्षा रोजगार की आपने बात किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 4.5 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य हुए हैं। आप अपना परिचय भी दे दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। राघवेंद्र कुमार मिश्रा मेरा नाम है जी। और कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो परिषदीय और प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति थी पूरे प्रदेश में, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि लगभग वो स्थितियाँ बहुत हद तक सुधरी हैं, बेहतर हुई हैं। पठन पाठन का कार्य भी बेहतर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्सर विकास और जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे पर काम करती है। जैसे भी आप पूर्व के लोगों से आपने जो चर्चा किया, जातीय मानसिकता, परिवारवाद की मानसिकता लेके पार्टियां बनी हैं। आप कांग्रेस को उठा लीजिए, बसपा को उठा लीजिए, ऐसा भी बसपा के हमारे प्रवक्ता ने कहा, सपा को उठा लीजिए। भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास पे कार्य करती है। सरकार की कोई योजनाएं होती हैं तो किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए नहीं होती हैं, वो सबके लिए होती है। क्या प्रधानमंत्री आवास की योजना जो मिली उसमें जाति देख के दिया गया क्या? हाँ, मैं ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। हाँ, आते हैं आपके पास। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा 4.5 लाख नौकरियाँ दे दी गई, संदेह के दायरे में है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है कि कहाँ नौकरी दी गई, किसको नौकरी दी गई। दूसरी बात यह है कि अगर इतना रोज़गार दिया आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं के पास जब वो रैलियां कर रहे हैं उनमें ये कोई डाटा वो दे रहे हैं? कोई बात आपके बड़े नेता कर रहे हैं क्या? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। क्या आपको इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पिछले लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, क्या आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे बहुत सबको विश्वास है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबने सबने चुना हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि मंच से इस बात को कहते हैं कि उस पर विश्वास रखना चाहिए। और नौकरियां मिली हैं, मिली है 4.5 लाख। आपके साथ आपके यहाँ गोविंद मिश्रा जी हैं, ये युवा हल्ला बोल, इन लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया हुआ है, इनको ज़्यादा जानकारी है, इन्होंने जानकारी जुटाई भी है। गोविंद जी, आप बताइए इनकी बात से कहाँ तक ये जो 4.5 लाख नौकरियों का जो दावा है, जो मुख्यमंत्री बोलते हैं और इनके पार्टी के तमाम लोग बोलते हैं, उस पर पहले तो बाकी लोग सवाल करने वाले नहीं हैं। और हम जो सवाल करते हैं हम तथ्यों के आधार पे करते हैं। हमारे पास आरटीआई का वो जवाब है जिसमें हमने मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक मंत्रालय दोनों लोगों से पूछा ये 4.5 लाख नौकरियां किन विभागों में दी गई। अब बताइए भला, मुख्यमंत्री कार्यालय को ये तो पता होना चाहिए कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं तो किसको दी हैं, कार्मिक मंत्रालय को पता होना चाहिए। तो ये तो फालतू के आंकड़े हैं जो लगातार झूठ बोला जाता है और उसको सच की तरह दिखाने की कोशिश होती है। आज चुनाव का बहुत बेहतरीन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं। यहाँ महाराजगंज जिस जिले में आए हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें बताया गया कि कोई एक लेखपाल बन गया और वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था। मुख्यमंत्री ने उसको बड़े जोर शोर से प्रचारित कर रहे थे, लेकिन वो हम महाराजगंज के, हमें पता था कि महाराजगंज में अगर कोई है तो उसको तो हम पता कर लेंगे कौन सा। और पूरे इस बीजेपी के गवर्नमेंट में कोई भी लेखपाल की भर्ती नहीं हुई। और ये ऐसे झूठे आंकड़े हैं जो प्रचारित कर दिए जा रहे हैं, लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट आधार में बाद में वो जो मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे, मुख्यमंत्री उस झूठ को बोले और फिर उस अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को डिलीट कर दिए। तो ये तो हाल है मुख्यमंत्री का। कहिएगा आप मिश्रा जी, बताइए, गलत बात तो नहीं है, सबने देखा था। नहीं, गोविंद जी जो बात कर रहे हैं अपनी जगह वो अपनी ठीक बात कर रहे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, आपने तमाम तरह की बात की। निश्चित सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कहा कि आपको मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा नहीं, लेकिन क्या आपको, सुनिए, आपको ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको ये भरोसा है कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली? बिल्कुल भरोसा है। नौकरी का क्या मतलब, आप सारी सरकारी नौकरी ही आप उसको मान लेते हैं क्या? और सुनिए मेरी बात, और आप बताइए, क्या आप क्या करते, आपको लगता है कि 4.5 लाख लोग? नहीं, जो सर ने कहा कि लेखपाल की भर्ती, वो लेखपाल की भर्ती सपा सरकार में हुई थी, कंफर्म है। और मुझे याद है कि 2016 में ही भर्ती हुई है वो। और अब मेरे मौसा जी भी लेखपाल ही है, वो उसी में भर्ती हुए थे। वो आज उनको 5 साल हो गए नौकरी करते हुए महाराज। पहले की सरकारों में जब नौकरियां मिलती थी, लोग बोरा और बस्ता उठा के निकलते थे वसूली के लिए। आज की सरकार जब नौकरी देती है तो मेरी बात देखिए, मैं बताऊंगा। जैसे समस्या क्या है राजू भाई, समस्या क्या है? समस्या ये है कि सपा, बसपा,
कांग्रेस या जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, इनको बदनाम करना है। सरकार को बदनाम करने के लिए किसी स्तर पे भी जा सकते हैं, और बदनाम करने का तरीका बदनाम क्या कर रहे हैं? सुनिए, जिसको नौकरी 10 साल पहले मिली, आप उसको धन्यवाद आज ज्ञापित करवा रहे हैं कि हमको मिली, तो आप तो खुद ही अपने को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको 10 साल पहले नौकरी मिली। आज अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं कि हमने इसका शिलान्यास किया, लोकार्पण आप कर रहे हो। ये तो एक परंपरा, ये तो नहीं, ये तो परंपरा। अच्छा, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए पुरानी परंपरा तो सही में है। अब हो सकता है आज यहाँ जो कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए आप, क्या अगर कोई चीज किसी भी सरकार का एक दायित्व होता है, सरकार किसी की भी, कोई भी चीज अगर किसी सरकार ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, उसको पूरा नहीं कर पाई, और अगली सरकार उस अच्छे कार्य को यदि कर ही लेती है, तो इसमें श्रेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन चुनाव के ठीक पूर्व मैं आपको सैकड़ों काम गिना दे रहा हूँ, एकदम गिरा दूंगा, परेशान मत होइए। महाराजगंज में ही गिना दे रहा हूँ भैया। क्या महाराज में आपको काम नहीं दिख रहा है क्या? महाराज में सड़कें, आपके समय में सड़कों में गड्ढा था, बिजली नहीं मिलती थी, लोगों को राशन नहीं मिलता था, कोरोना में। अच्छा, ये लेकिन एक बात बताइए, जो रोड वाली जो अब जितने रोड है, जितना ये रोड है, देखिए यह देख लीजिए, जो गोरखपुर वाली रोड है वो लगभग 2015 से बन रही है। 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार थी, और ये जो महाराजगंज से सीधे सिंधिया रोड जा रही है, मैं पीडब्ल्यूडी से आंकड़ा हम लोग निकाले थे, तो ये 2015 और 16 की स्वीकृति है, मेरे पास रिकॉर्ड है इसके पास, स्वीकृति है। उसके बाद ये उसके बाद ये सुनिए, ये तो सवाल उठेगा कि 2015 में स्वीकृति है तो बनी क्यों नहीं? 2017 में सरकार चली गई। अरे 2015 से 17 कोई ऐसा काम है जिसका उद्घाटन किया हो, शिलान्यास का उद्घाटन किया, यही पूछना, यही मेन मुद्दा यही है। शिलान्यास के उद्घाटन के, ये बता दीजिए। 15 लाख के झूठ पे सरकार चली। उत्तर प्रदेश में कुल 7 वर्ष तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार मात्र 7 साल रही है। 7 सालों के अंदर इस महाराजगंज जनपद में जो विकास का आयाम लिखा गया, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा अब समाजवादी पार्टी से पूछ लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया जाए। जिला मुख्यालय बनाने से लेकर, स्टेडियम से लेकर, जेल से लेकर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से लेकर, पॉलिटेक्निक से लेकर, ये सारे विकास का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी 12 से 17 तक, उसमें जो काम हुआ है समाजवादी पार्टी के लोग बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने बता तो रहे, तीनों लोग तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनसे पूछ लिया जाए। जो मुझे दिखाई देता है कि महाराजगंज में जो सड़कों की जाल की बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन मैं कुछ लोगों से, महाराजगंज के कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि महाराजगंज जो हेडक्वार्टर है, यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती, और इसको लेकर के काफी दिन से मांग हो रही है। हाँ, 25-30 सालों से यहाँ जो मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री, वो सांसद भी रहे हैं। और इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि इस महाराजगंज जिले में रेल नहीं है, और अभी इनके विकास इसका जवाब डबल इंजन वाले देंगे। और आप लोग नहीं मांग करते क्या? हम लोग भी मांग करते हैं। मांग की बात ये है कि उसकी छायाप्रति बन रही है, और जैसे इसके पहले बनी हुई थी। एक मिनट मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात तो बोलने दीजिए। अगर डिबेट इस तरह होगा तो फिर ये अच्छी बात आप बोलिए, क्योंकि हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, रेलवे की चर्चा अक्सर बार आती रहती है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि जनपद में रेलवे नहीं है, जनपद में रेलवे है। आपके जिला मुख्यालय, आपने जनपद की बात, मैं बता रहा हूँ मेरे भैया, आपके जिला मुख्यालय पर रेलवे नहीं है। रेलवे विभाग रेलवे को लाने के लिए माननीय मंत्री जी हमारे प्रयासरत हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी भी व्यक्तिगत उनसे चर्चा होती है इस मुद्दे पे, हम लोग भी कहते हैं कि चूंकि पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि आखिर क्या मामला है। उन्होंने कहा कि उसके लिए मैं प्रयास किया हूँ। अभी वित्त राज्य मंत्री जब बने तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन रेलवे का अभी आना जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, या मेरे व्यक्तिगत आ जाएगी, अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि रेलवे ने जब यहाँ पे सर्वे किया था तो रेलवे घाटे का सौदा नहीं करता। इस बात को मैं अक्सर डिबेट में कहता हूँ, जो मुझे जानकारी है, और इसलिए अभी वह कार्य नहीं हो पा रहा है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन रेलवे आएगा, ये तय है। रेलवे आएगा, ठीक है। जी हाँ, बताइए। मेरा नाम जितेंद्र यादव है।
मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं। अभी आप पूछ रहे थे किन मुद्दों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो हम आपको बता दें और यहाँ उपस्थित जो जितने भी युवा साथी हैं उनको भी संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसान को उसके फसल का उचित दाम, और चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान, सबको जीने के लिए बराबर का आत्मसम्मान की बात करते हुए लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए। अभी आपने देखा होगा पंचायती चुनाव में लोकतंत्र की किस तरह से खुलेआम हत्या की गई, लोकतंत्र पे किस तरह कट्टा तंत्र हावी हुआ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। हाँ, लेकिन मैंने पहले भी देखा था, पहले भी ऐसा हुआ था। ऐसा देखिए, नहीं पहले भी पंचायत चुनाव में हुआ था। इससे पहले किस चुनाव में महिला के साड़ी पकड़ के खींचे गए थे, आप बता दें। अब एक एक घटना के किस चुनाव की तुलना किस चुनाव में डीएम और एसपी के ऊपर बमबारी हो गई थी, आप बता दें। किस चुनाव में युवा मोर्चा के सदस्य को जो है जो एसपी को थप्पड़ मारता है उसका प्रमोशन हो गया था, किस संगठन ने कर दिया, आप बता दें कहीं। और देखिए रोजगार की बात है, ये हम जितने भी अभी जनपद की अगर बात करें, जनपद के विकास की बात करें, तो अभी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि तमाम काम बहन जी ने किया है। निश्चित तौर पे बहन जी ने कुछ काम किए हैं, लेकिन जो महाराजगंज की पहचान है, चाहे आपके सामने जो जिला पंचायत का भवन दिख रहा है, ये माननीय मुलायम सिंह की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। जिला अस्पताल अखिलेश यादव जी ने बनाया है, जिला जेल अखिलेश यादव जी ने बनवाया है, ठीक है। और महिला अस्पताल 100 बेड का अभी बंद करके तैयार है। अब अभी तक उसमें जो है जो कोविड के महामारी के समय लोगों के लिए कोविड सेंटर बना था, डेडिकेटेड कोविड सेंटर बना था, बाद में वैक्सीनेशन सेंटर भी वही बना था। अभी तक उसमें उसकी पूरी तरह से भर्ती करके और उसको संचालित ये सरकार 5 साल का कार्यकाल बीतने जा रहा है, नहीं कर पाई है। और जितने भी काम हुए, चाहे और 12 विद्युत सब स्टेशन लगे। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे मित्र की यहाँ पे बिजली निर्बाध रूप से मिलने लगी है, तो ये बता दें कहीं पे इन्होंने प्रोडक्शन यूनिट लगाया है, एक सब स्टेशन बनवाया हो तो। अच्छा, निर्बाध रूप से मिल रही है कि नहीं, आप ये बताएं। शहरी इलाकों में 24 घंटे और 18 घंटे, आप बताइए। नहीं, बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली मिल रही है, और बिजली मिलने के पीछे प्रोडक्शन का अगर काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया, चाहे ओबरा का प्लांट हो, चाहे सोनभद्र का प्लांट हो, चाहे जितने भी थर्मल पावर प्लांट थे, और 11 विद्युत सब स्टेशन। मतलब ये आप लोग ये 11 विद्युत सब स्टेशन, ये विद्युत सब स्टेशन 11 विद्युत सब स्टेशन अकेले इस जनपद में बने हैं। चाहे भेड़िया में देख लीजिए, चाहे गोपाला में देख लीजिए, सदर के संपतिया में। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब इतने विद्युत सब स्टेशन बनाए उन्होंने, तब बिजली क्यों नहीं मिल रही थी उस समय? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, शुरू करने से लेकर के खत्म करने के लिए एक टेन्योर की जरूरत होती है। उतने टेन्योर के बाद 2016 के लास्ट तक जो है बिजली निर्बाध रूप से मिलने लगी थी। आप चाहे तो इसके सरकारी आंकड़े होंगे विद्युत विभाग के पास, आप उसमें निकलवा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। और मुझे अक्टूबर 2016 से निर्बाध रूप से और शहरी इलाकों में लगभग 22 घंटे और ग्रामीण इलाकों में लगभग 16 घंटे बिजली मिल रही थी। इसमें ये सरासर गलत है। इसके पहले आप आंकड़े बड़े भाई जितेंद्र भैया की बात कह रहे हैं और उनका आंकड़ा आप लगा सकते हैं, हमने चेहरी में लगाया, आप देख भी सकते हैं। इसके पहले इस सरकार में लाइन कितना मिलता है विद्युत और पहले कितना मिलता था, ठीक। आप इसके लिए देख सकते हैं, हम बताने की वो तो खुद भी मान रहे हैं कि मिल रही है। सेंटर की बात कर रहे हैं, वह बीजेपी की सरकार में बन के आए भैया। जिस सब स्टेशन सेंटर की बात कर रहे हैं वो सब बीजेपी की सरकार में बन के तैयार हुआ। दूसरी चीज, यदि इन्होंने सब कर ही दिया था, इनकी सरकार चली क्यों गई, पहली चीज। दूसरी, बिजली क्यों नहीं मिलती थी इनकी सरकार में। आप ये जो चीज सुनिए, ये जो आपने बात कही ना कि अगर उन्होंने किया ही था तो सरकार चली क्यों गई, तो ये कोई सेट फार्मूला तो नहीं है कि जिसने कहा कि उन्होंने बात किया ना कि किसी कार्य को करने के लिए उस टेन्योर की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लीजिए इस बार बीजेपी की सरकार चली जाती तो आप ये मानेंगे कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं काम नहीं किया? बीजेपी की सरकार जाने वाली नहीं है। आप बात कर रहा हूँ मैं, लोकतंत्र है, जा भी सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लोकतंत्र में तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये लोग भ्रम में जी रहे हैं। इनके पास झूठ का पिटारा है। आज इनके पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है, ये जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। आप इनका जन विश्वास यात्रा देख लीजिए, कहीं भीड़ नहीं हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और भीड़ जुटाने के लिए ये लोग जो है ऑर्केस्ट्रा चला करके भीड़ जुटाने का प्रयोग कर रहे हैं। और बनारस
बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन में भजन संध्या के नाम पर बेबी को बेस पसंद है गाने चलाए जा रहे हैं और सैफई में भी हुआ है। तो सैफई महोत्सव में भजन संध्या लिख करके बेबी को बेस पसंद है नहीं चलाया जाता था। यही अंतर है। मैं थोड़ा सा ये सुनिए एक मिनट, ये थोड़ा सा ये मुद्दा भटक गया। मैं एक बार फिर से, चूंकि युवाओं की बात कर रहा था, रोजगार वाले मुद्दे पे एक बार फिर से आता हूं। रोजगार कहीं नहीं है। नहीं, रोजगार मुद्दा है कि नहीं है, आप ये बताइए। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की आंकड़ा अनएम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सर। ग्लोबल 100 इंडेक्स में इंडिया नंबर 1 पे है। ये आलम है। और हमारी सरकार जैसे ही बनेगी तुरंत बनते हैं, तुरंत 10 लाख नौकरी युवाओं को रोजगार दिया जाए। गोविंद मिश्रा जी के पास आ रहे हैं। इनके पास चूंकि इन्होंने एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए हैं। आपके पास कोई इस तरह का है तुलनात्मक डेटा कि पिछली सरकार का और इस सरकार का किसमें ज्यादा रोजगार मिला है? नहीं, आंकड़े तो मेरे पास इस तरह के नहीं है, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि कैंसर नहीं तो क्या, मतलब इस तरह का हो गया। अभी बीजेपी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है, एक कैंसर की तरह है, और फिर जो भी आता है वो देखा जाएगा। अच्छा। उसके अलावा मुद्दा इस समय जरूर बनाना चाहिए, इन युवाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रदेश में पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दे बने। आज रोजगार में देखिए, अब कोरोना का महामारी चला, उसमें कंडीशन देख लीजिए क्या रोजगार की स्थिति हो गई। इस समय आंकड़े ये हैं कि देश में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी का। उस आंकड़े पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। एनसीआरबी का डेटा है जिसमें बताया गया है कि जो युवा जो आत्महत्या करते हैं उनका दर ये किसानों के आत्महत्या के दर से ज़्यादा हो गया है। तो उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस समय यहाँ लोकल मुद्दे, आप तमाम मुद्दे कोई अलग अलग बातें करेंगे कि ये कार्यक्रम हो रहा है, वो असल मुद्दे पे बात करने वाला कोई है नहीं। इन युवाओं को अपने मुद्दे पे जागरूक होने की ज़रूरत है। इनको पूछना चाहिए कि महाराजगंज में वित्त राज्य मंत्री जो सांसद हैं यहाँ कितने उद्योग लगवा रहे हैं, कितने, और दूसरे जो विपक्षी पार्टियां उनको भी ये पूछना चाहिए लगातार आगे आके। उनको ये मुद्दे जब चुनाव आते हैं तो कहीं न कहीं इस बात पे अटक जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है। तो युवाओं को ये मुद्दे क्यों नहीं दिखते? क्या वो खुद इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, इन मुद्दों पे वोट देते हैं? वो जो आपके साथ बहुत से युवा रहते हैं। ये जैसे इस समय जो माहौल देखिए, देश में ये माहौल बना जाता है कि हिंदू खतरे में है, चीन पाकिस्तान में आक्रमण हो गया, तो जब बातें हिंदू मुसलमान की होंगी, चीन पाकिस्तान की होंगी, मीडिया उस तरह की बातें करेगा, पूरा माहौल ही उस तरह का बन जाएगा, तो लोग क्या बातें करें? क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, युवा इतना नासमझ क्यों हो गया है कि वो इन मुद्दों में वो पिछले 10 साल से वो भटक रहा है? क्यों भटक जी रहा है? बिल्कुल नासमझ तो कमी है, बिल्कुल गड़बड़ हो रही है, और हमने उसको ठीक करने के लिए एक मुहिम चला रखी है। युवाओं की यूपी हमने मुहिम चला रखी है, जिसमें हम प्रदेश भर में यात्राएं और महापंचायत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये पूरा चुनाव युवाओं के मुद्दों पे लड़ा जाए। विश्व का सबसे युवा देश है भारत, देश की 65% आबादी है युवाओं की। ऐसे में युवाओं का मुद्दा बिल्कुल पीछे छूट गया है। हमारी कोशिश है युवाओं की यूपी की। मैं ये अच्छा, एक फैक्ट और आपको मैं बता दूं, हमने 10 दिसंबर को लॉन्च किया युवाओं की यूपी कैंपेन। उसके बाद अभी मैं 4-5 दिन से देख रहा हूं युवाओं के योगी का प्रचार चल रहा है। तो सरकार तो इस तरह से अब कुछ बात है कि आपने शुरू किया तो सरकार को भी लग रहा है कि युवाओं की बात हो। मैं इनसे, बीजेपी नेता हैं मिश्रा जी, क्या नाम आपने बताया था? राघवेंद्र मिश्रा जी। मुझे ये बताइए कि जो ये लोग कह रहे हैं, चलिए वो राजनीतिक दल के हैं, गोविंद मिश्रा जी कह रहे हैं और जो युवा ये लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी, आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, आपके पास युवा ये सारी डिमांड लेकर के नहीं आते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्षेत्र में लोग पूछते हैं इस बारे में, या कन्विंस हैं लोग आपकी बात से जो कह देते हैं? आप लोग कन्विंस भी हैं, चूँकि काम हो रहा है तो कन्विंस होंगे ही लोग। गोविंद जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। ठीक है, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो कहा कि इस बार सरकार को हटाना होगा और बाकी जो आएगी उसको देखा जाएगा, तो ये तो उनकी मानसिकता का परिचय है कि उनकी इस भाषा ने कर दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है।
ठीक है, वो कैंपेन चलाते हैं युवाओं को लेकर, हम भी युवा हैं, हमारे भी उम्र भी, उनका आक्रोश भी हो सकता है ना, आक्रोश भी हो सकता है, बिल्कुल उनका मानसिकता थोड़ा निगेटिव वर्ड हो गया। नहीं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात, सबको नहीं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। गोविंद जी बात करें, मैं बात करूं, हमारे विपक्ष के लोग भी बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग, राजू भाई यार यह बड़ा बुरा लगता है यार, आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ यार, यह उनका आक्रोश हो सकता है, आपने जैसा कहा, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बिल्कुल उनकी बातें भी सरकार सुनेंगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसी थोड़ी ना कि एक कान से सुनी और उसी कान से वापस निकाल दी, ये सरकार गंभीर सरकार है, सुनती है। और मैं आपको बताऊं अभी तमाम तरह की कोविड महामारी की चर्चा कर रहे थे, यह पैंडेमिक जो है पूरे विश्व में आया था, और फिर एक पांव पसार रहा है जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, लेकिन उस कोरोना महामारी के बीच में, और सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लेकिन उस अर्थव्यवस्था के बावजूद हमारा देश पुनः अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे चल रहा है। यह हमारे देश के नेतृत्व की ही देन है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की देन है, उनके नेतृत्व में देश अभी आगे बढ़ रहा है, पहली चीज़। दूसरी, कोरोना का जब महामारी आया था, जो जरा इनसे पूछिए, इन विपक्ष के लोगों से, ये लोग कहाँ थे? भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पे था, सड़क पे था। देखिए ये बात में जहां मैं सुनिए, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग केवल ट्विटर गेम खेल रहे थे, ट्विटर से राजनीति करते। हम लोग शहरों में थे, सड़कों पे थे, हम लोग लोगों के बीच में मदद कर रहे थे। ये जो बात आप, एक मिनट, ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये कहाँ थे, यही बात कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि सरकार, भाजपा वाले कहाँ थे, यही बात सपा वाले कहते हैं कि भाजपा वाले कहाँ थे। ये सब एक दूसरे के नहीं, मैं ईमानदारी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मुझे ईमानदारी जो बताना होता है मैं बताता हूँ, लिखता रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप किसी पार्टी से नहीं हैं, आप ईमानदारी से बताइए ना कि ये लोग हमको थे क्या, किसमें ये लोग थे क्या उस महामारी में? जनता आप देखिए, दोनों बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी को नहीं खारिज कर सकते, कोई नहीं था। ताली बजाने का, ताली क्यों बजाया गया? ताली क्यों बजाया गया? उन कोरोना योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ताली बजाया गया। जिनके ऊपर लाठियां तो चलाई गई, किसके ऊपर लाठियां चलाई गई? डॉक्टरों के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स नहीं, किसने चलाया था लाठी? आपने नहीं? देखिए, ये बात आपकी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। कोरोना वॉरियर्स आपने देखा नहीं क्या? आप देखे होंगे। अरे हम थे वहाँ पे, आप रहे होंगे। ताली बजाना, दीपक जलाना, उन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। लेकिन उसका इन लोगों ने विरोध करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उन लोगों को लगता था कि नहीं, ये एक जुमला कर रहे हैं, ये एक फालतू की बात कर रहे हैं। आप भी ये जानते हैं, हम भी ये जानते हैं, जो देश का नेतृत्व होता है वह नेतृत्व सिर्फ एक परिवार को लेकर नहीं, इतने बड़े देश को लेकर चलाने वाला। आप कह रहे हैं कि वो हर चीज को ये लोग जुमला समझते हैं, तो आखिर ये स्थिति क्यों आई कि जुमला समझते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये जुमला समझेंगे। ये 15 लाख इनको, 15 लाख मुझे मिल गया भैया, राम मंदिर, अरे मुझे मिल गया नहीं, अरे आप तो राम मंदिर का विरोध करने वाले व्यक्ति थे। आप आज दीपावली में दीपोत्सव, मैं बताता हूँ, कह तो रहे कि मिल गए उनको। अरे उनको मिलेंगे। देखिए, जहाँ हमको भी दे दे, हमको 7.5 लाख हमको दे दे। जहाँ तक काला धन की बात है, जहाँ तक काला धन की बात है, अभी 3 महीना पहले स्विस बैंक ने 3 महीना पहले स्विस बैंक ने अपने डाटा जारी किए हैं, और वहां पे काले धन, जो भारतीयों के काले धन रखे गए, उसके आंकड़े 3 गुना हो गए हैं। जितना 2014 में थे उससे 3 गुना बढ़ गया है। और अभी 2 दिन पहले जो छापा पड़ा था, पीयूष जैन जो इत्र कारोबारी और शिखर परिवार है उनका, वो भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता है, और गवर्नमेंट ने उनके मिले हुए कैश को 155 करोड़ को टर्नओवर बताया है कि ये उनका टर्नओवर है, और वो टैक्स देकर के छूट सकते हैं। आज आप वाले के यहाँ भी मिल गया। आज जो है, आज हमारे पार्टी के एमएलसी जो अपने
अपने चुनावी समीकरणों को साधने के लिए, अपने लोकतंत्र का खिल्ली उड़ाने के लिए और अपने नौकरशाही का इस्तेमाल करते हुए, अपने असलहे का इस्तेमाल करते हुए, अपने नौकरशाही को असलहे के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आज पम्मी जैन जो सपा समाजवादी पार्टी के एमएलसी है उनके घर पे छापा डाला गया और तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं के घर पे छापा डाला गया। लेकिन सरकार ये बताए कि किसके घर पे क्या मिला है और क्यों नहीं आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इतने गड्डियां मिली तो है। अरे आंकड़े जारी करें, आंकड़े जारी करें। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये एक मिनट, अमित शाह के लड़के जैसा कि जो आते हैं आपसे 2000 गुना बढ़ जाता है। एक मिनट मेरा पक्ष लिया जाए। हाँ बिल्कुल, आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। राघवेंद्र जी सुनिए पटेल साहब की बात। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा हम काला धन वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उन्होंने कहा देंगे नहीं लेंगे बोले थे, उल्टा बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम न जाने 15-15 लाख रुपए क्या क्या है हम हर युवाओं के खाते में भिजवा देंगे। तमाम बातें कहा था उन्होंने। राष्ट्र के सुरक्षा के मामले में उन्होंने कहा था न हम किसी को आंख दिखाएंगे न किसी का आंख दिखाया हुआ बर्दाश्त करेंगे। ठीक, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि इन जो वादे उन्होंने किए थे उसमें कोई एक वादा पूरा किया उन्होंने? आपको नहीं लग रहा है कोई वादा पूरा हुआ है? कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ मैं किनारे से बताता हूँ, 2 करोड़ रोजगार देने की उन्होंने बात की थी। हर साल 2 करोड़ के रेशियो से 7 साल में 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। 23 करोड़ लोग बीपीएल के ऊपर जो आए थे और फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले आप गए। इनके सवाल का कोई जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा मैं उनकी सवाल का जवाब। जैसे उनको ये क्यों लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादे किए वो पूरे हुए? उनसे आप अपेक्षा रखते हैं क्या को कहेंगे? बसपा के वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल कार्य पूरे। अरे सुनिए प्रधानमंत्री है क्या? तो सब अभी राम मंदिर की चर्चा को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अभी युवाओं की रोजगार की क्यों छोड़ दें? अच्छा सुनिए, राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है बताइए। नहीं आप बताइए, क्या उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है? केंद्र सरकार बनवा रही है? नहीं तो क्या कांग्रेस सपा किसी और की सरकार रहती तो मंदिर बन पाता क्या? ये सारे लोग अपने वकील विरोध में खड़ा करते थे। आपका विरोध करने वाले आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रही है? भारतीय नहीं, सुप्रीम प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भव्य व दिव्य राम मंदिर बनाने का जो ट्रस्ट का निर्माण, मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार बना रही है? अच्छा, ये गायत्री प्रजापति वाले क्या बात करेंगे? जमीन घोटाला कौन करता है? आपको अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो आप खुल के बता क्यों नहीं रहे कि हमारी सरकार बनवा रही है? तो राहुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा की सरकार ने इस मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किया, बिल्कुल बना रही है और जनता के पैसे से बना रही है। आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार हम बनवा रहे हैं? अभी कहा उन्होंने। नहीं, प्रधानमंत्री, मैं भी तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाने वाले लोग कौन थे? फिर वही बात, किसने लगाया बताइए? अरे कपिल सिब्बल किस पार्टी का वकील है? किस पार्टी का नेता है कपिल सिब्बल? अरे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले आप। अरे आतंकवादियों का समर्थन देखिए, ये मुद्दा आ गया है, मुद्दा यही हो जाएगा। मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो जाएगा, ओबीसी जनरल का मुद्दा हो जाएगा। असल मुद्दे पे बात करने वाला कोई नहीं है। आज रोजगार की महाराजगंज में क्या कंडीशन है उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो राघवेंद्र जी की सबको 4.5 लाख स्वास्थ्य व्यवस्था, महाराजगंज की 28 लाख की आबादी है, एक अनुपात में यहाँ भी मिला होगा। यहाँ एक ट्रामा सेंटर नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा किया है। पीपीपी वादों का क्या कर, वादा खिलाफी। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो महाराजगंज में पहले जितने डिग्री कॉलेज हैं वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड थे।
आजकल वो सिद्धार्थनगर से हैं जो दूसरा जिला है। क्या ये मुख्यमंत्री अपने जो कहते हैं हमारा जिला है, उस जिले में एक यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती थी? और युवाओं को लड़ने का वो मुद्दा नहीं हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटी की डिमांड करें इन चुनाव में, इन मुद्दों की बात करें, पढ़ाई कमाई दवाई जैसे अहम मुद्दों पे बात करें? ये तो बैटलफील्ड। तो मैं कह रहा हूं कि आप फिर क्यों नहीं बात करते? आप भड़क गए मेरे ऊपर कि क्यों नहीं बात होगी। राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर पहली बात तो सरकार नहीं बना रही है, ट्रस्ट बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना। श्रेय ले सरकार, वो बात अलग है, आप चाहे जितना भी लीजिए। लड़ाई किसने शुरू किया? वो किसने, मैं आपको बताऊं, मैं 2017 में यहाँ पर चुनाव से पहले आया हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी खुद कहा था कि हमारे एजेंडे में नहीं है, ये कोर्ट में है। तो जब कोर्ट में है तो आप उसको एजेंडे में कैसे बता देंगे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अच्छा, किसने लड़ाई लड़ी? किसने लड़ाई लड़ी? नाम बताइए मुझे। क्यों? आडवाणी मुरली मनोहर का। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी शिलान्यास में दिखाई पड़े थे आप? हाँ, शिलान्यास में दिखाई पड़े? शिलान्यास में नहीं दिखाई पे। और नरेंद्र मोदी जी ने लड़ाई लड़ी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। मोदी जी ने लड़ाई लड़ी? क्यों नहीं मोदी? अरे उस हादसा हुआ था, क्या बात कर रहे थे? जब आडवाणी जी का रथ निकल रहा था, मोदी जी उनके साथ थे। आप कहाँ? आपने अयोध्या में कोई फोटो उनकी देखी है? किसके? कोई किसी मोदी जी की? नहीं, मोदी जी की फोटो अयोध्या में क्यों हो गई? जब लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं होगी। सवाल है, आप गजब बात करते हैं। राम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं, तो राम मंदिर की लड़ाई वो नहीं लड़े हैं। राम मंदिर की लड़ाई कांग्रेस और सपा की सरकार ने लड़ी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। बता तो रहा हूँ, बिल्कुल लड़ी है। भाजपा, पूरी भाजपा लड़ी है। कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाला। मैं आपसे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, अगर मंदिर की बात और इनकी बात होगी तो वो बहुत दूसरे तरफ चली जाएगी। मैं युवा लोग हैं, मैं युवाओं की ही बातें पूछ रहा हूँ। और राम मंदिर के बनने से युवाओं को तो कुछ मिलेगा नहीं, या मिलेगा बताइए? हाँ, 100, 200, 400 रोजगार मिल जाएंगे, मैं मान रहा हूँ। उसके अलावा क्या मिलेगा बताइए? अरे क्या मतलब, क्या अपनी संस्कृत सभ्यता और फिर वही बात नहीं खत्म कर देंगे? संस्कृति सभ्यता परंपरा जो है, इसको खत्म ये लोग कर रहे हैं। क्या बात? कौन खत्म? नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्या बात? आप कहेंगे खत्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं खत्म कर रहे हैं। तो तय जनता करेगी ना। वही मैं कह रहा हूँ कि आप युवाओं के मुद्दे पे आइए, करेगी ना। युवाओं के मुद्दे पे बताइए नहीं। अच्छा, मुझे बताइए। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके बड़े नेता, अगर उन लोगों ने इतना काम किया है, तो आज जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो वो इन चीजों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? रोजगार का नाम अब नहीं कोई ले रहा है। आप प्रधानमंत्री जी की रैलियां देख लीजिए, सिर्फ विकास की बातें वो करते हैं। कभी उन्होंने जाति धर्म की बात की क्या? मैं आपको कितनी क्लिप्स दिखाऊं? नहीं, कितनी क्लिप्स मैं आपको दिखा दूं? तो लाल टोपी की बात क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब आप अरे तो वो तो अच्छा, मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को खत्म किया जाए। और हाँ, बताइए, आप ले लें। देखिए, समाजवादी देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय हुआ करता था आईआईटी रुड़की। जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, तो वो तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना, और दूसरा जो टेक्निकल ऑटोनॉमस टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगर सरकारी किसी ने बनाया तो अखिलेश यादव जी की सरकार में मदन मोहन मालवीय हमारे बगल के जनपद में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हुई। हमारे साथी अभी कह रहे थे शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मुद्दे पर हम कह रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे पर हमारे बगल के जनपद में एक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जो गौतम बुद्ध के नाम से बना हुआ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बन करके तैयार है। उससे हमारे यहाँ तमाम जनपदों के जो उसके महाविद्यालय एफिलिएटेड हैं, उनमें तमाम कोर्सेज संचालित हैं। इसके बाद अगर हमारी सरकार को मौका मिला होता तो हम लोग हर जनपद में एक एक विश्वविद्यालय, एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे थे। मेडिकल हम हर जिले में विश्वविद्यालय की बात तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कथन ये यहाँ कुछ लोग एक मिनट आते हैं, ये युवाओं की भी बात सुन ले जरा। आज की कोई भी पार्टी हो, या फिर बीजेपी के नेता हो, चाहे मोहल्ले के ही हैं राघवेंद्र भैया, या फिर जितेंद्र भैया हो, कोई भी सपा भाजपा, युवाओं की बात कोई नहीं कर रही है। केवल राम मंदिर, मस्जिद, बस यही बात
ये नहीं कोई कहेगा कि हाँ युवा कितने नौकरी के लिए। मैं वो पूछ रहा हूँ कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, युवा खुद अपनी बात कर रहे हैं। आजकल के युवा खुद नहीं जग रहे हैं। हाँ, तो वही तो आजकल के युवा सिर्फ बस इतने पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़े से बड़े हुए नहीं, 40 रुपए मीटर का कुर्ता और एक गमछा रख के युवा नेता बन जा रहे हैं। कोई अखिलेश भैया को फॉलो कर रहा है, कोई योगी जी के पीछे जा रहा है। ये नहीं कोई फ्यूचर देख रहा है कि हमें बाद में नौकरी कितना मिलने वाली है। राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, बस यही मुद्दों को जगाकर युवाओं को बहका दिया जा रहा है, चाहे फिर वो सपा हो भाजपा हो। तो ये अगर आपको लगता है कि बहकाया जा रहा है तो इस मामले में खुद युवाओं को ही सोचना होगा और उनको अपने मुद्दे खुद तय करने होंगे और उनको राजनीतिक दलों को भी इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि मुद्दे ये हैं जो युवा जिनसे उनको रोजगार मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, तभी सब कुछ आगे बढ़ेगा।